वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 24 जनवरी 2022। देखेंगे हम लोग 23 और 24 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और टार एजुकेशन के वेबसाइट से विजिट करके ले सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जरूर विजिट करें टार एजुकेशन के वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, क्लास यहाँ पे प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी इस क्लास का महत्व आपको पता चलेगा। और क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अपना कुछ सेकंड्स देकर टार एजुकेशन के क्लासेज को शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग जरूर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। चूंकि दोस्तों टार एजुकेशन पे संडे को डेली करंट अफेयर्स क्लास नहीं कराया जाता है, तो इसमें शनिवार के पूरे दिन के, रविवार के पूरे दिन के पूरे जितने भी न्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं वो सभी प्रश्न लाए गए हैं। ध्यान से देखिए, उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन बिल्कुल औरों से अलग अंदाज में और अलग दिखेगा और परीक्षा उपयोगी लगेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, वेयर हैज रिसेंटली बिन अनवील्ड राधा कृष्ण काऊ सेंचुरी? हाल ही में कहाँ राधे कृष्ण गाय अभ्यारण्य का अनावरण किया गया है? ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हैं। कांगड़ा जिले के लुथान एक जगह है, वहीं पे इस राधे कृष्ण गाय अभ्यारण्य का अनावरण किया गया है। और एक अलग से एक और न्यूज है इसी के साथ, देख लीजिए। पर्यटकों के लिए हैसल फ्री, परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने और स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ये मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो आपसे इस मोबाइल ऐप के बारे में पूछा जा सकता है, कहाँ, किसने, क्यों लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना 25 जनवरी 1971 में। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं, एक है शिमला समर सीजन के लिए, एक है धर्मशाला विंटर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही हैं और गवर्नर राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अब चलिए ऑप्शन से हम लोग खेलते हैं। क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्लास है तो हम लोग को ज्यादा मकसद रहता है आपको करंट इवेंट से अपडेट कराना, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट स्टैटिक्स जो है वो आपको हर प्रश्न में जरूर मिलेंगे। तो ऑप्शंस उसी आधार पर हम लोग रखते हैं जिस बेस पर ये प्रश्न है, स्वयं उसी पर रखते हैं ताकि हाल फिलहाल के करंट इवेंट्स को आपको अपडेट रिवीजन करा दिया जाए। तो ध्यान से सुनिए, असम क्यों न्यूज में रहा है? तो असम राज्य में असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान, क्या नाम है उस उद्यान का? दिहिंग पटकई। दिहिंग पटकई ये असम राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है। इसका मान्यता इसको अभी यहीं पे असम में दिया गया है। इस 7वें, अब इसलिए इसको लेकर टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान असम में हो गए हैं। असम के अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 6ठा जो राष्ट्रीय उद्यान था उसको भी मान्यता दिया गया था। उसका क्या नाम था? रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखिएगा। असम में इससे पहले राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे टाइप करके मैंने रखा है। देखिए, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा ये 5 पहले से थे और 6ठा बन गया है रायमोना, और 7वां आज हमने आपको यहाँ से फिर से बताया दिहिंग पटकई। तो ये कुल मिलकर असम के राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए ये न्यूज में रहा है। चलिए, राजस्थान क्यों न्यूज में रहा है? और सबसे ज्यादा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान, टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद 9 राष्ट्रीय उद्यान है आपको अंडमान निकोबार में। ये सभी पॉइंट आपको भी लिंक करके एक दूसरे से याद रखना चाहिए, तभी आप और लोगों से आगे रहिएगा। राजस्थान क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व एक बना है, क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़
रामगढ़ विषधारी ये वहाँ का चौथा टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, रामगढ़ विषधारी। ये इसलिए राजस्थान न्यूज में रहा है। राजस्थान का राजधानी कहाँ है? जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। और राजस्थान के गवर्नर अभी कौन है? तो कलराज मिश्रा हैं। ये सभी फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ क्यों न्यूज में रहा है? तो छत्तीसगढ़ में भारत का एक नया टाइगर रिजर्व को मान्यता दिया गया है छत्तीसगढ़ में। उसका क्या नाम है? तो छत्तीसगढ़ में जो नया मान्यता मिला है उसका नाम है राष्ट्रीय उद्यान का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये वहाँ पे छत्तीसगढ़ में नया राष्ट्रीय उद्यान इसको मान्यता मिला है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में टोटल 4 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। ये बात भी आप, राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है, 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं ये छत्तीसगढ़ में। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए, तो दोस्तों पहले प्रश्न से इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे ऑप्शंस में भी फैक्ट्स हमने दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर युद्धाभ्यास ASW कहाँ किया गया है? तो ये एंटी सबमरीन वारफेयर युद्धाभ्यास कहाँ किया गया है? ये किया गया है गुआम में। गुआम कहाँ है? अमेरिका में है गुआम एक जगह। वहीं पे भारत, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और अमेरिकी नौसेना के बीच इस एंटी सबमरीन वारफेयर युद्धाभ्यास का आयोजन 5 जनवरी से इस 20 जनवरी 2022 तक किया गया है। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना का P-8I एयरक्राफ्ट शामिल किया गया था। भारतीय नौसेना की बात हुई है तो उसके बारे में भी देख लीजिए। इंडियन नेवी, इसका स्थापना 26 जनवरी 1950 में। नौसेना प्रमुख अभी कौन है? R हरिकुमार हैं। इसके पहले करमबीर सिंह थे, करमबीर सिंह। और राष्ट्र नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये रहे एक्स्ट्रा फैक्ट। आइए, ऑप्शन से बहुत कुछ हम लोग को मिलेगा क्योंकि ये युद्धाभ्यास से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ से भी हम लोग कुछ युद्धाभ्यास के बारे में ही चर्चा करेंगे और अपडेट हो जाएंगे। अभी कड़गू द्वीप, कड़गू आइलैंड में हाल ही में भारत, इंडिया और मालदीव के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। क्या नाम है उसका? तो कुबेरिन युद्धाभ्यास। ये कहाँ हुआ है, किसके साथ हुआ है? तो इंडिया और मालदीव के बीच कड़गू द्वीप पर किया गया है। ये आप याद रखेंगे। ड्रैगुइगन, यहाँ पे क्या हुआ है? तो भारत और इंडिया और फ्रांस के बीच एक युद्धाभ्यास हुआ है। क्या नाम है उसे संयुक्त सैन्य अभ्यास का? तो शक्ति 2021, शक्ति 2021 युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच कहाँ हुआ है? फ्रांस में एक जगह है ड्रैगुइगन, यहीं पे किया गया है। अरब सागर में एक और हम लोग देखते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो भारत ब्रिटेन के बीच अरब सागर में एक युद्धाभ्यास है कोंकण शक्ति 2021। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये अरब सागर में कोंकण शक्ति किया गया है। किसके बीच? तो भारत और ब्रिटेन के बीच, इंडिया और इंग्लैंड के बीच ये युद्धाभ्यास किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको क्लास बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ अभी लाइक बटन दबा ही दें, और या तो अभी और नहीं तो लास्ट में सेशन को शेयर जरूर कर देंगे। आपके जितने भी पहुंच है सोशल मीडिया या ग्रुप्स जो भी हैं वहाँ पे जरूर शेयर करके, आपका कुछ सेकंड्स यहाँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आप लोग थोड़ा सा, आप लोग से अपेक्षा करेंगे हम आप लोग के सहयोग का। चलिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी दबा दीजिए, कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये सम्मान मिला है सुष्मिता सेन को। वही सुष्मिता सेन जो पूर्व मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं और जानी मानी अभिनेत्री तो हैं ही। इन्हीं को, सुष्मिता सेन को वाशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार उनके एक शो है, क्या नाम है उसका? आर्य 2 वेब सीरीज में इसको दिखाया गया था हॉटस्टार और अमेजन वगैरह पे।
तो RA2 एक उनका शो था, इसी टीवी श्रृंखला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये सम्मान उनको दिया गया है। चलिए ऑप्शन से हम लोग देखते हैं कुछ, ये चूंकि अवार्ड से संबंधित प्रश्न है तो ऑप्शन से भी हम लोग कुछ अवार्ड्स महत्वपूर्ण देखते हैं। साइलिन फोर्ड, 1-2 रोज पहले के ये न्यूज है, आपको उम्मीद करता हूँ माइंड में ये क्लिक किया होगा। साइलिन फोर्ड को हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसे पहनाया गया है, तो ये साइलिन फोर्ड को। ये कहाँ की हैं, तो ये पूर्व में मिसेज अमेरिका भी रह चुकी हैं साइलिन फोर्ड, इन्हीं को मिसेज वर्ल्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, ताज पहनाया गया है। चलिए हर्षाली मल्होत्रा ये न्यूज में क्यों रहे हैं, तो हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, हर्षाली मल्होत्रा को। हर्षाली मल्होत्रा जो 2015 में बजरंगी भाईजान फिल्म आया था, उसमें बहुत अच्छी एक रोल अदा करने के लिए इनको ये भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर 2022 सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर 2022, ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। पहली बार इस पुरस्कार को 1993 में दिया गया था। चलिए तो ये सब याद रखिएगा। नमिता गोखले ये न्यूज में क्यों रहे हैं, तो हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का घोषणा किया गया था, उसमें अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किन्हें दिया गया था, नमिता गोखले को। इनकी एक पुस्तक थी, नोवेल थी, थिंग्स टू लिव बिहाइंड, ये इनका एक नोवेल था, इसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के अंग्रेजी भाषा में के लिए ये दिया गया था इनको, नमिता गोखले को। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए चारों ऑप्शन तो हो ही गए, हाँ हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संत रामानुजाचार्य के सम्मान में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहाँ करने का घोषणा किया गया है, तो ये किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये आपके एग्जाम के लिए। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। 21वीं सदी के अंत में 11वीं सदी के 21वीं नहीं माफ कीजिएगा 11वीं सदी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक संत रामानुजाचार्य के सम्मान में उनके 1000वें जन्म शताब्दी अवसर पर 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन हैदराबाद में किया जाएगा। बिल्कुल अच्छे से इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। कुछ और देखते हैं। संत रामानुजाचार्य की यह 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 1000 करोड़ रुपए की लागत से तेलंगाना के हैदराबाद के शमशाबाद में, और डीपली अगर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, शमशाबाद में 45 एकड़ में फैली कॉम्प्लेक्स में स्थापित किया जा रहा है। तेलंगाना की बात हुई है हैदराबाद की, तो उसके बारे में देखते हैं। हैदराबाद तेलंगाना का राजधानी है। तेलंगाना राज्य का स्थापना 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके किया गया था। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। और इसके चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन से आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसी तरह के कुछ जानकारी से हम अपडेट कराते हैं। वाराणसी, ये चूंकि वेन्यू से संबंधित प्रश्न है तो आइए कुछ वेन्यू से संबंधित ये देखते हैं। वाराणसी ये न्यूज में क्यों रहा है, तो हाल ही में काशी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल काशी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और आनंदीबेन पटेल वहाँ पे राज्यपाल हैं, आनंदीबेन पटेल। तो ये सब फैक्ट्स आपको भी इसी तरह जबान पे रहने चाहिए। चलिए ग्वालियर क्यों न्यूज में रहा है, तो हाल ही में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया है। और विश्व संगीत तानसेन उत्सव का ये 97वां संस्करण है, ये इस बार यहाँ किया गया है, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। ये सब ध्यान आप रखेंगे पॉइंट्स। पणजी के बारे में देखते हैं। पणजी क्यों न्यूज में रहा है, तो हाल ही में इंडिया
इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण था ये, इसका 7th एडिशन था। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो गोवा के पणजी में। चलिए सभी ऑप्शन यहाँ पे हो गए। अब देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता बन जाएगा? तो इसका सही जवाब है 2026 तक भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता बन जाएगा, कंज्यूमर बन जाएगा। तो ये टारगेट से संबंधित प्रश्न था। 2026 तक ये रिपोर्ट के अनुसार बन जाएगा एथेनॉल कंज्यूमर, भारत बन जाएगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा। और ये रिपोर्ट जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के द्वारा। चलिए एथेनॉल की बात हुई है, एथेनॉल के बारे में हम लोग कुछ बहुत महत्वपूर्ण ही देख लेते हैं। देखिए एथेनॉल है क्या, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। देखिए एथेनॉल, जिसे एथिल अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल, शराब पीना या केवल अल्कोहल भी कहा जाता है, एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है। यह एक साधारण अल्कोहल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H6O होता है। ध्यान से देखिएगा, जीके में आपको सब काम में आएंगे। फटाफट करा देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ये टोटल महत्वपूर्ण है। एथेनॉल एक वाष्पशील, ज्वलनशील, रंगहीन तरल पदार्थ है जिसमें विशिष्ट वाइन जैसी गंध और तीखा स्वाद होता है। यह एक मनोसक्रिय दवा, मनोरंजक दवा, मादक पेय में सक्रिय संघटक है। एथेनॉल स्वाभाविक रूप से खमीर द्वारा, शर्करा के किण्वन द्वारा या एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित होता है। इसमें एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक के रूप में चिकित्सा अनुप्रयोग है। और एक पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग, इसका उपयोग रासायनिक विलायक के रूप में और कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। एथेनॉल एक ईंधन का भी स्रोत है, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, ये चूंकि प्रश्न टारगेट से था कब तक क्या होगा क्या होगा, तो भारत जो है 2026 तक तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उपभोक्ता बन जाएगा विश्व का। बाकी ऑप्शन देखते हैं। चलिए 2031 तक क्या टारगेट है, किस क्षेत्र में, किसके लिए? तो एक ब्रिटेन की अर्थशास्त्र परामर्श कंपनी है, उसका नाम है CEBR। इसके द्वारा भारत 2031 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2031 तक भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2031 तक। ये CEBR जो एक, जैसे कि मैंने बताया, ब्रिटेन की प्रमुख अर्थशास्त्र परामर्श कंपनी है, इसके द्वारा ये बताया गया है। 2023 तक क्या होगा, तो 2023 के अंत तक अपने भारत के जो इसरो है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के द्वारा गगनयान भेजने का समय सीमा रखा गया है। गगनयान एक भारत के द्वारा भेजा जाने वाला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है और ये भारत के द्वारा पहली बार ऐसा भेजा जाएगा, मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान। ये कब तक भेजा जाएगा, 2023 तक। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए 2000 और उसमें एक और मैं बता देता हूँ, ये जो गगनयान भेजा जाएगा उससे पहले 2022 में ही, मतलब इसी वर्ष में के अंत में या बीच में ही जब संभव हो जाए, तो परीक्षण के तौर पर इसरो द्वारा एक रोबोट भेजा जाएगा। जबकि 23 में जो है गगनयान में मानव को भेजा जाएगा, ये भारत का पहला ऐसा मिशन है। तो परीक्षण के तौर पर इस वर्ष उससे पहले, मानव से पहले एक रोबोट भेजा जाएगा। उस रोबोट का क्या नाम रखा गया है, ये एग्जाम का पार्ट बन चुका है, मैं उसका नाम आपको बता देता हूँ, व्योममित्र। व्योममित्र ये रोबोट है, इस रोबोट का नाम है ये व्योममित्र। इसको भेजा जाएगा परीक्षण के तौर पर। उसके बाद 2023 में ये गगनयान मानव के साथ भेजा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। 2047 में क्या टारगेट है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा एक टारगेट रखा गया है, ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक के टारगेट है ये, 2047 तक ये उस समय। और 2047 में जो है देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। उस समय तक भारत ऊर्जा स्वतंत्र देश बन जाएगा 2047 तक। तो ये सब फैक्ट आप याद रखेंगे। सॉरी 75वां नहीं, 75वां तो आपको इधर ही मना लिया गया है, 100वां होगा ये, यहाँ पे 100वां होगा। 2047 में हम लोग 100वां
स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे उस समय तक देश ऊर्जा स्वतंत्र देश बन जाएगा भारत। चलिए, तो ये सब फैक्ट्स आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सभी चीज़ें, सभी फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस दिन पराक्रम दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पूरे देश में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और नेताजी के बारे में कुछ और जान लेते हैं। नेताजी का जन्म, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1987 में हुआ था और उनका देहांत 18 अगस्त 1945 में हुआ था। और ये सुभाष चंद्र बोस जो हैं एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का बहिष्कार किया और भारतीयों के बीच एक नायक बनकर उभरे थे। चलिए, और इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती जो मनाया जा रहा है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया गेट पर इनका, नेताजी का होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण भी किया जा रहा है, जो आपको कल शाम तक किए होंगे। तो उसको हम लोग कल न्यूज में लाएंगे और अगले क्लास में आपको हम उससे संबंधित भी जानकारी दे देंगे। आइए जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण डेज जो है ऑप्शन के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। ये तो यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है, लेकिन अभी तक बहुत सारे डेज अभी तक हो चुके हैं जनवरी में। चलिए हम लोग इसको चर्चा करते हैं। 16 जनवरी को क्या मनाया गया है? तो हाल ही में भारत का पहला नेशनल स्टार्टअप्स डे अर्थात राष्ट्रीय स्टार्टअप्स दिवस कब मनाया गया है? तो ये 16 जनवरी को ही पहली बार राष्ट्रीय स्टार्टअप्स दिवस या नेशनल स्टार्टअप्स डे मनाया गया है। इसको आप याद रखिएगा। देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको पहली बार राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है 16 जनवरी को। चलिए, 15 जनवरी को क्या हुआ है? तो हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? 15 जनवरी को मनाया गया है भारतीय सेना दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जो थे, उनके सम्मान में ये प्रतिवर्ष 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 12 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद की जयंती पड़ता है। उसी अवसर पर नेशनल यूथ डे अर्थात राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इस बार 2022 में राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम था यूथ एक्साइटमेंट ऑफ न्यू इंडिया। हिंदी में बोले तो युवा उत्साह नए भारत का, ये इसका थीम रहा था। ये सभी याद रखिएगा। कुछ और महत्वपूर्ण डेज हैं, जैसे 9 जनवरी को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया गया है। इसी दिन 9 जनवरी 1915 को श्री महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। 9 जनवरी को एक और दिवस है, प्रकाश पर्व या गुरु नानक जयंती किस दिन मनाया गया है? 9 जनवरी को ही मनाया गया है। और गुरु नानक जयंती, जिसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है, वो सिखों के 10वें गुरु नानक देव जी के जयंती पर मनाया जाता है। ये सब फैक्ट्स आपको भी ऐसे ही एक दूसरे को लिंक करके जबान पर रहने चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा जरूरी है याद रहना। जैसे मुझे याद था, मैंने अलग से वो सब चर्चा कर दिया। हाल ही में पूर्व प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सुभाष भौमिक। पूर्व प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर सुभाष भौमिक का निधन हुआ है, जो 1970 में एशियन गेम में भारतीय फुटबॉल टीम के सदस्य रहे थे और उस समय भारत की टीम ने कांस्य पदक हासिल किया था। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। ये ओबिचुअरी से संबंधित प्रश्न है, ध्यान से। तो कुछ ऑप्शन हम लोग से हाल फिलहाल के इससे संबंधित देखते हैं इवेंट्स। चलिए, तो के.एम. प्रसाद, ये सेव द साइलेंट वैली के अभियान था एक, उसको बढ़ावा देने वाले और जाने माने पर्यावरणविद का निधन हुआ है। उन्हीं का नाम है M.K. प्रसाद, याद रखिएगा। नारायण देवनाथ, इनका भी निधन हो गया है। ये जाने माने कार्टूनिस्ट और बंगाली हास्य पुस्तक लेखक थे। नारायण देवनाथ, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और G.T. नानावती, मोस्ट इंपोर्टेंट ओबिचुअरी इसमें का तीनों ऑप्शन में यही रहेगा। G.T. नानावती सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं और 2002 गोधरा दंगों
और 1984 में सिख दंगा जो विरोधी दंगा जो हुआ था, उन सभी के जांच आयोग का नेतृत्व जीटी नानावती ने ही किया था। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये सब फैक्ट्स आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, चूंकि यहाँ पे देखिए मैंने 7 प्रश्नों में एमसीक्यूज के तौर पर फिट किया था। यहाँ से अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत हैं, जिसे हम लोग देखेंगे इसको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ फटाफट अंदाज में। क्योंकि दोस्तों जितना एफर्ट्स लगा के क्लास तैयार किया जा रहा है, जितने फैक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोग इतना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अपना कुछ सेकेंड्स मात्र मैं ये आप लोग से मांगता हूँ कि आपकी जितनी पहुँच है, जितनी ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया या जैसे भी हो, पर्सनली आप क्लास को, टार एजुकेशन के सेशन को, ये सब शेयर जरूर कर देते हैं, ताकि हम लोग का फैमिली बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूअर्स बढ़े। तब हम लोग प्रोत्साहित होकर और इससे भी बेहतर करने का प्रयास करें, क्योंकि हमेशा बेहतर से ऊपर और बेहतर होने का हमेशा गुंजाइश रहता है। तो हम लोग इससे भी बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोग से पुनः आग्रह करूंगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, ये सब आपसे अपेक्षा करूंगा। मैं मजबूरी को आप लोग समझेंगे, तभी हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे दोस्तों। चलिए तो देखते हैं यहाँ से अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कोविड-19 परीक्षण विकसित किया गया है? ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने AI बेस्ड अर्थात आर्टिफिशियल आधारित परीक्षण विकसित किया है, जो कुछ ही मिनटों में कोविड-19 का पता एक्स रेज किरणों के उपयोग करके कर लेगा। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने किया है, इसके बारे में देखते हैं। राजधानी एडिनबर्ग है स्कॉटलैंड का, और मुद्रा वहां पे पाउंड स्टर्लिंग चलता है। नेक्स्ट है अमर जवान ज्योति लौ फ्लेम, जिसको जो होता है, जो जलता है ना, मसाल जलता है ऐसे, तो वो अमर जवान ज्योति लौ को नवनिर्मित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के लौ में विलीन कर दिया गया है, अर्थात मर्ज कर दिया गया है। तो प्रश्न है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? नवनिर्मित जो है वो नई दिल्ली में ही है। इंडिया गेट पर जो स्थित था अमर जवान ज्योति, उसके फ्लेम को, लौ को नवनिर्मित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो नई दिल्ली में बना है उसमें विलीन कर दिया गया है। ये आपको जानकारी यहाँ देना था। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख कौन है? एयर मार्शल बलभद्र राधा कृष्ण के द्वारा किया गया है। चलिए कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। सन 1931 में ब्रिटिश भारत के 70,000 सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में इंडिया गेट का अनावरण किया गया था। ये पॉइंट हो गया। और फिर देखते हैं 1971 के भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था, उसके दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की याद में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का उद्घाटन 1972 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ जो है से शहीदों को श्रद्धांजलि तो दी जा रही थी, लेकिन जितने भी शहीद हुए थे उन लोगों का वहां पे नाम का कोई जिक्र नहीं था। अब इसे नवनिर्मित युद्ध स्मारक जो है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, उसमें इन सभी का नाम, फोटो सब दिखाया जाएगा। तो इसी मकसद से, मेन मकसद यही था, ये अमर जवान ज्योति के लौ को नवनिर्मित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के लौ में मर्ज करने का, विलीन करने का। और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है का उद्घाटन 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये सब फैक्ट्स आपको याद रखना है। चलिए अगला है, कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है। अभी कोयला मंत्रालय में सचिव हैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, इन्हीं के द्वारा इस कोयला दर्पण पोर्टल का लॉन्च किया गया है। इससे पोर्टल में कोयला उत्पादन, ताप विद्युत संयंत्रों, कोयले के स्टॉक की स्थिति, ब्लॉकों का आवंटन, प्रमुख कोयला खानों की निगरानी और कोयला मूल्य से संबंधित सभी जानकारियां इस पोर्टल पर दिया जाएगा। क्या नाम है? कोयला दर्पण। कोयला और खान मंत्री अभी कौन है? श्री प्रहलाद जोशी हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, कितने सटीक तरीके से आपको जो जो पॉइंट्स उसमें संबंधित हो सकते हैं, हम लोग उसको आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ सब यहाँ तक आपको पसंद आए होंगे क्लास। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी के उत्थान और पुनर्जीवित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो हिमाचल प्रदेश के साथ। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार सरस्वती नदी के उत्थान और पुनर्जीवन के लिए काम करेंगे, इसके लिए समझौता किया गया है। हरियाणा का एक जिला है पंचकुला
और हिमाचल प्रदेश का यमुनानगर जिला क्षेत्र में लगभग 215.33 करोड़ की लागत से इस नदी का उत्थान और पुनर्जीवन का कार्य किया जाएगा। आइए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश का स्थापना 25 जनवरी 1971 में, और इसका चर्चा तो हम लोग शायद ऊपर कर चुके हैं, चलिए कोई नहीं। शिमला एक राजधानी है इसका समर सीजन के लिए, धर्मशाला है विंटर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिटी SFB के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विनोद राय को। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण तो मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन देखिए और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये शख्स थोड़ा देखिए इनके बारे में बताता हूँ। भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG रह चुके हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात IAS अधिकारी भी हैं विनोद राय। इन्हीं को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में देख लेते हैं, बैंकिंग वालों के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। इसका स्थापना 2017 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और चेयरमैन विनोद राय तो बनाए गए हैं, प्रश्न पर ही है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस चिड़ियाघर के द्वारा एडॉप्ट वन एनिमल पहल का शुरुआत किया गया है? तो ये सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर है। सुंदरबन में मिनी चिड़ियाघर है, उसी चिड़ियाघर के द्वारा एडॉप्ट वन एनिमल पहल का शुरुआत किया गया है। क्यों किया गया है? तो देखिए मेन कारण है कोविड-19 महामारी के कारण अभी पर्यटन जो है चारों तरफ उतनी अच्छे से चल नहीं रहे हैं, सब जगह लॉकडाउन, क्वारंटीन, रिस्ट्रिक्शंस चल रहे हैं, तो पर्यटन वहाँ पे पर्यटक पहुँच नहीं रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पे वित्तीय थोड़ा परेशानी झेलना पड़ रहा है उस चिड़ियाघर को। तो इन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, एडॉप्ट वन एनिमल। क्या होगा कि जो लोग भी किसी एक एनिमल को अडॉप्ट कर लेंगे, अडॉप्ट करके घर नहीं ले जाना है इसको आप वहीं पे अडॉप्ट जिसको कर लेंगे, जो लोग भी हैं जो भी करेंगे, उसको अडॉप्ट करके उस पर आ रहे खर्च जो होंगे उसको चिड़ियाघर के प्रशासन को वे लोग पे करेंगे और उसी खर्चे से उस जानवर का पालन पोषण और आगे का सब खर्च उठाया जाएगा। इसीलिए इस ऑपरेशन एडॉप्ट वन एनिमल इनिशिएटिव को शुरू किया है उस चिड़ियाघर ने, सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर। चलिए, और गुजरात में है ये, सबसे पहले ये भी आप याद रखेंगे, गुजरात के सुंदरबन में है मिनी चिड़ियाघर, ये उसी ने ये लॉन्च किया है। गुजरात के बारे में देख लेते हैं। 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का स्थापना, राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट है, एमी अवार्ड से सम्मानित जाने माने हास्य अभिनेता का हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो लुई एंडरसन। लुई एंडरसन वर्ष 2016 में उनका एक फिल्म था बास्केट्स, इसी में सपोर्टिंग एक्टर का रोल अदा किए थे, जिसके लिए इनको एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था और अब इनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पैरा एथलीट ने व्हील चेयर मैराथन में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? ये है कमलकांत नायक। उड़ीसा राज्य के पुरी जिला के रहने वाले हैं कमलकांत नायक। व्हील चेयर मैराथन में 24 घंटे में 213 किलोमीटर की दूरी तय किया है, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है। इससे पहले 24 घंटे में व्हील चेयर द्वारा सबसे ज़्यादा 182.4 किलोमीटर दूरी नापा गया था 2007 में पुर्तगाल के मारियो ट्रिनाडे के द्वारा। तो ये पहले इतना ही का रिकॉर्ड था, अब बना दिए हैं हमारे भारत के कमलकांत नायक। 24 घंटे में 213 किलोमीटर का रिकॉर्ड बना के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु हैज इमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर रिसेंटली? हाल ही में कौन दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। इसका चर्चा मैं 1-2 दिन पहले ही करा दिया है, तो उम्मीद करता हूँ याद होगा। तो इसका जवाब आप कमेंट में जरूर करें। जिनको नहीं मालूम है वो तो बिल्कुल ही करें, क्योंकि नहीं मालूम है तो जब आप इसको सर्च कीजिएगा, पिछला क्लास हमारी फिर से देख लीजिएगा, या गूगल कर सकते हैं, टार एजुकेशन पर भी सर्च कर सकते हैं वेबसाइट पर, और सर्च करके कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको ये जब ऐसे सर्च कीजिएगा, जवाब ढूंढिएगा इसका, तो ये दोबारा आप भूल नहीं पाइएगा। ये जो है तरीका जरूर अपनाइएगा। दोस्तों, टार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर आपको NTPC
ग्रुप डी और एसएससी बेस्ड प्रैक्टिस सेट कराना शुरू कर दिया गया है। अन्य टॉपिक वाइज क्लासेज भी सभी अब कराए जा रहे हैं और अन्य बहुत कुछ। आप तो इसके लिए चैनल पर जरूर विजिट करें, वेबसाइट पर विजिट करें, ये सब शुरू कर दिए गए हैं। और आप लोग का वहाँ पे परफॉर्मेंस फीडबैक जब अच्छे रहेगा तभी इसको हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो जरूर विजिट करें, अपना परफॉर्मेंस वहाँ फीडबैक कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर करके अपना कुछ सेकंड्स दे के टार एजुकेशन का सहयोग जरूर करें। ये चीज़ मैं कई बार रिपीट कर दिया हूँ, कुछ लोग को इरिटेशन हो रहा होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप लोग से बस इतना अपेक्षा तो कर ही किया जा सकता है, क्योंकि ये अगर नहीं होता है तो फिर क्लास कराने का इतना मेहनत करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।